Very good morning, my dear students. Welcome to the हिंदी क्लास. बच्चों, कुछ दिनों से हम लोग हिंदी व्याकरण कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं. आज भी मैंने रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए मैंने आज 3 चैप्टर्स लिए हैं. उन चैप्टर्स में से सबसे पहला है लिंग, उसके बाद है बच्चों वचन और उसके बाद है कारक. लिंग यानी जेंडर, इंग्लिश में जेंडर, वचन नंबर और कारक का मतलब है केस, CASE. ये आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं, इसीलिए आपको ऑलमोस्ट जानकारी है कि जेंडर, नंबर और केस क्या है. फिर भी मैं उसको थोड़ा आपको और एक बार रिवाइज कर दूंगी ताकि आपको फिर से दोबारा वो याद आ जाए. बच्चों, लिंग, वचन और कारक का एक साथ मिलाकर मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखा है. ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान. यानी बच्चों, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी भाषा का शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा और उस ज्ञान से आप कोई भी भाषा शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं. तो दूसरा पॉइंट है हमारा शब्द भंडार में वृद्धि. यानी जितने ग्रामर सीखेंगे उतने नए नए वर्ड्स आपको वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आपको वोकैबुलरी आपका वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी. तीसरा है नए शब्द के निर्माण. तो लिंग फेमिनाइन से मस्कुलाइन, मस्कुलाइन से फेमिनाइन, ये सब जेंडर किस प्रकार से बदलते हैं ये आपको जानकारी मिलेगी, नए शब्द मिलेंगे. उसके बाद वचन का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम की जानकारी मिलेगी. तो अल्टीमेटली देखा जाए कि नए नए शब्द बनाने का, निर्माण करने का यानी बनाने का आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी. उसके बाद है बच्चों मेन कॉन्सेप्ट. मेन कॉन्सेप्ट में आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या है इन चैप्टर के अंदर, लिंग तथा उसके भेद यानी जेंडर और काइंड्स ऑफ जेंडर. दूसरा है वचन तथा उसके भेद, नंबर एंड काइंड्स ऑफ नंबर. ये कॉमन है, आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार आपको यादें ताजा करना चाहती हूँ. तीसरा है कारक के चिन्ह, यानी कारक के जो भी सिंबल है, चिन्ह है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी. और अंत में है कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस, कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और वो किन किन कामों में इस्तेमाल होता है. ये सब जानकारी आपको इन पाठों को पढ़ने से, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको जानकारी प्राप्त होगी. बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेंगे लिंग. लिंग का डेफिनेशन देखते हैं. संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं. बच्चों, जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है, ये जानकारी प्राप्त होगी कि वो लड़का है या लड़की, उसे कहते हैं जेंडर यानी लिंग. यानी बच्चों, अगर पिता बोला आपके दिमाग में आ जाएगा पिता क्या है, पुल्लिंग है. माता बोला तो आपको डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि माता स्त्रीलिंग है. तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में लिंग के 2 भेद है. हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह. इन्हीं चिन्हों में से किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है. तो देखिए बच्चों, आगे लिंग के भेद. लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. पुल्लिंग का डेफिनेशन देखते हैं. ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ, जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. यानी जैसे एग्जाम्पल, जूता भीग गया, चूहा रोटी खा रहा है. जूता ये पुल्लिंग है, इसीलिए इसके साथ भीग गया हुआ. जूता भीग गई हम लोग नहीं बोलते हैं, जूता भीग गया. उसी प्रकार चूहा पुल्लिंग है, इसीलिए चूहा रोटी खा रहा है. हमने क्या नहीं कहा, चूहा रोटी खा रही है नहीं बोला, क्योंकि हमको पता है कि चूहा क्या है, पुल्लिंग है. यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो है पुल्लिंग. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिंग के दूसरा भेद. लिंग के दूसरा भेद है स्त्रीलिंग. जिस शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे लस्सी अच्छी बनी है. लस्सी जो वर्ड है बच्चों, ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, अच्छी बनी है. ठीक है, अच्छा बना है नहीं, लस्सी अच्छी बनी है, क्योंकि लस्सी स्त्रीलिंग है. साड़ी सूख गई, साड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ सूख गई. सूख गया नहीं बोला हमने, क्या बोला, साड़ी सूख गई, यानी साड़ी वर्ड भी स्त्रीलिंग है. उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रही है, बहुत ईजी है, लिंग बहुत ईजी है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में. दूसरा है हम लोग सीखने जा रहे हैं वचन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं नंबर. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के
जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक उंगली उठाई है, तो ये है एक वचन, यानी जिन शब्दों से एक का बोध हो वो है एक वचन। उसके बाद एक को छोड़कर 2 से लेकर लाखों करोड़ों जितने भी गिनती में आते हैं वो सारा का सारा बहुवचन होता है। सिर्फ एक माने एक वचन, इसीलिए उसका नाम ही है एक वचन। बाकी एक के ऊपर जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, वो सारे के सारे बहुवचन के अंदर आ जाते हैं। अर्थात वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का बोध होता है उससे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के काइंड्स ऑफ नंबर कितने हैं? 2 है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का डेफिनेशन देखिए, एक का बोध मैं बता ही चुकी हूँ 2-3 बार। जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी एक होने का पता चलता है एक वचन। मनीषा ने पुस्तक खरीदी, यानी पुस्तक जो वर्ड है वो एक वचन है, क्योंकि पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकें। उसके बाद इसीलिए पुस्तक, एक पुस्तक लिखा है इसलिए एक वचन है। शालिनी ने केला खाया, केला एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए केला है। अगर इसका बहुवचन करेंगे क्या होगा? केले। तो यहाँ पर एक केले के बाद केला के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये है एक वचन। पुस्तक, केला एक वचन। उसके बाद बच्चों देखिए बहुवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने तब बोला था ना बच्चों, पुस्तक पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन। मैंने 6 केले खरीदे, ये केला क्या बन गया? केले बन गए, यानी एक वचन से बहुवचन इस प्रकार से बदल गए। पुस्तक पुस्तकें बन गया और केले केला केले बन गए, यानी एक का बोध कराने वाला एक वचन, और एक से ज्यादा चाहे करोड़ों हो, लाखों हो, अनगिनत हो, वो है बहुवचन। तो बच्चों वचन के कितने भेद है? 2, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, प्लूरल का मतलब है बहुवचन। बच्चों तीसरा चैप्टर है, वो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है कारक। कारक का इंग्लिश वर्ड क्या है? केस, CASE, केस। यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखिए कितना सुंदर से दिया गया है। असीम ने फोन किया। बच्चों देखिए, असीम ने फोन किया, ये ने को कुछ समय के लिए आप हटा दीजिए, क्या होगा? असीम फोन किया, यानी इन वर्ड्स के, इन शब्दों के बीच में ये जो असीम जो नाउन है, इसके साथ वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन ने वर्ड के जोड़ने के तुरंत बाद इनके आपस में संबंध बन गए, इसीलिए इन जो शब्द संबंध बताने वाले शब्दों को कहा जाता है कारक। दूसरा देखिए, नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया। नरेंद्र ने श्रवण को बुलाया, नरेंद्र ने श्रवण बुलाया, ये इनकम्प्लीट था, आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन को के आ जाने के बाद आपस में ये संबंधित हो गए, संबंध उनका बन गया। इसी प्रकार ब्रुश से रंग भरो, मैंने मधु को फूल दिया, ये सब जो वर्ड्स है, तो ये नाउन को दूसरे वाक्य में आए दूसरे शब्दों को इनको जोड़ने का काम करता है और इसे कहते हैं कारक। फिर भी डेफिनेशन में एक बार पढ़ देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन रहेगा और उस नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ जो संबंध करता है, रिलेशन कराता है, उसे कहते हैं कारक। कारक के कितने भेद है बच्चों? 8 भेद है। हिंदी में कारक के 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बच्चों ये 8 जब भेद है ना कारक का, मैं इसका नाम और उसके चिन्ह और उसके सेंटेंस के द्वारा ही आपको समझा दूंगी, आसान कर दूंगी। बच्चों कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य में आए दूसरे शब्दों को साथ जो संबंध जोड़ता है, जिन वर्ड्स के द्वारा संबंध होता है, उन वर्ड्स को कहा जाता है कारक। कारक के 8 भेद है। तो सबसे पहला भेद है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर उस टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी। पहला है 8 भेदों में से पहला है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, या विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम है परसर्ग। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। संभवी ने गीत सुनाया, ये जो ने है ना, ये किसके साथ जुड़ गया है? कर्ता के साथ। कर्ता यहाँ पर जैसे कि बच्चों सेंटेंस होने के लिए, एक सेंटेंस बनने के लिए खासकर तीन चीज की जरूरत होती है।
इंग्लिश में मैं कह देती हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ कर्ता, कर्म और क्रिया। ये सेंटेंस में होता ही है। तो यहाँ पर देखिए संभवी ने गीत सुनाया। यहाँ पर संभवी गीत सुना, क्या 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 हो रहा है? सुनाने का काम हो रहा है। क्या सुनाया जा रहा है? गीत सुनाया जा रहा है। किसने सुनाया? संभवी, यानी गाना गाने का काम कौन कर रही है? संभवी। इसीलिए यहाँ पर करने वाला का पता चलता है, इसीलिए यहाँ पर करने वाला संभवी है। इसीलिए कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कर्ता का मतलब है करने वाला। यहाँ पर करने वाला कौन है? संभवी, इसलिए उसके साथ ने प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है बच्चों कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। संभवी ने पुलकित को पुकारा, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, यानी संभवी ने पुलकित को पुकारा। किसने, क्या हुआ? पुकारने का काम हुआ। किसने पुकारा? संभवी ने। संभवी क्या है? कर्ता है। तो कर्म क्या है? किसको पुकारने का काम हो रहा है? पुलकित को। तो पुलकित के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। उसके बाद तीसरा है करण। इसके विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। संभवी ने हथौड़ी से कील ठोकी, यानी यहाँ पर करने वाला कौन है? संभवी। क्या काम हो रहा है? कील ठोकने का। लेकिन कील ठोकने का काम कौन कर रहा है? किसके माध्यम से हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? वो है हथौड़ी, हमर, यानी हमर के साथ कील ठोकने का काम हो रहा है। यानी करण साधन का बोध कराता है। जो भी काम होगा किसके जरिए होगा, उस साधन का बोध कराता है करण। उसके बाद है बच्चों संप्रदान। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। संभवी दीदी के लिए कुल्फी लाई, यानी यहाँ पर संप्रदान यानी कुछ देने का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। संभवी यहाँ पर करने वाली है, कुल्फी लाई, लाई यहाँ पर क्रिया है। तो किसके लिए लाई? दीदी के लिए लाई, यानी संप्रदान यानी किसी के लिए कुछ करना। यहाँ पर दीदी के लिए कुछ किया जा रहा है, इसीलिए ये है दीदी के लिए। दीदी के साथ के लिए विभक्ति चिन्ह जुड़ गया है। नेक्स्ट देखिए अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह और करण का विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान का भी से है, लेकिन दोनों में फर्क है। करण का जो से है ये साधन का बोध कराता है, और अपादान का जो से है वो एक दूसरे से अलग करवा देता है। जैसे संभवी बस से उतरी, यानी यहाँ पर जो अपादान का से है ना बच्चों, ये अलग होने का बोध कराता है। यानी संभवी उतरी, कहाँ से उतरी? बस से, यानी अभी अभी संभवी बस से उतरी और वो बस से अलग हो गई, बस चली गई। तो अलग होने के लिए बोध कराता है अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध। संबंध का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। संभवी के मामा पत्रकार है, यानी संभवी का संबंध किसके साथ है? उसके मामा के साथ है। मामा और संभवी का रिश्ता है, इसीलिए ये संबंध कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह है के। नेक्स्ट बच्चों देखिए रा, रे के लिए भी दिया गया है सुंदर तरीके से। मेरा भाई संभवी के घर जाएगा, मेरा भाई संभवी के घर जाएगा। यहाँ पर मेरा यानी भाई का, भाई मेरा भाई का और संभवी का क्या है? संबंध है, तो इसीलिए मे के साथ रा लगा है। जैसे कि विभक्ति संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है रा, रे, री, तो यहाँ पर रा लग गया है। मे के साथ क्या लग गया है? रा। नेक्स्ट बच्चों देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। संभवी अभी घर पर मिलेगी, यानी किसी चीज के रखने का बात होता है, किसी चीज के रहने का होता है। जैसे कि पर और में। संभवी अभी घर पर मिलेगी, संभवी कहाँ मिलेगी? घर पर, यानी संभवी अभी घर के अंदर है। तो जिस विभक्ति चिन्ह के द्वारा आधार का बोध होता है उसे कहते हैं विभक्ति, अधिकरण कारक विभक्ति अधिकरण कारक। लास्ट है संबोधन। संबोधन का मतलब है पुकारना या बुलाना। अरे, ओ, रे, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। अरे संभवी, संभल कर चल, यानी संभवी को संभल कर चलने की बात कर रहा है, इसलिए संभवी उनके सामने है, इसीलिए संभवी के साथ क्या है? अरे आया है। और अरे राम इधर आ, अरे लड़का के लिए अरे, लड़की के लिए अरी।
उसके बाद भगवान को पुकारने के लिए भी होता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है भी होता है। बच्चों आज जितना भी हमने पाठ आज 3 चैप्टर्स किए हैं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को 2-3 बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अब आपको एक परीक्षा आपका होगा कि आपको ये लेसन समझ में आया कि नहीं। बच्चों बुक के पीछे बहुत सारे एक्सरसाइजेज दिया गया है। इन दिनों परीक्षा चल रहा है, इसीलिए आप इन दिनों मत करिए, लेकिन जब एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा 10 तारीख के बाद, ये सारे एक्सरसाइजेस बुक में करना। अगर आपको ये बुक का सारा एक्सरसाइज आ जाता है, समझना आपको ये सारे लेसन समझ में आ गया है। बच्चों तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद।